हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक जो है वो है चैप्टर लाइट। क्लास 10th का ये टॉपिक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे लाइट का इंट्रोडक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस पढ़ेंगे और साथ साथ उसके रे डायग्राम्स कैसे करें और कैसे उन्हें बनाएं, सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं लाइट का। लाइट क्या होता है? तो जैसे कि इसमें मैंने लिखा हुआ है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमें देखने में मदद करती है। ठीक है, ये तो जनरल लैंग्वेज होगी उसकी। बट लाइट के आजकल हम जानते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे हम जानते हैं कि सोलर पैनल का इस्तेमाल करा जाता है लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सोलर पैनल का इस्तेमाल इसलिए भी करा जाता है ताकि हम क्या कर सकें, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि आपने देखा होगा शिरडी मंदिर में, आपने देखा होगा उसके ऊपर इतने सारे सोलर पैनल लगे होते हैं। वो सोलर पैनल करते क्या हैं, वो एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लाइट से एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और लाइट से एनर्जी कंज्यूम करने के बाद वो करते क्या है, वो सारे का सारा उस एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सोलर पैनल। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, लाइट हमें क्या पता लगा, लाइट क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है ना। और साथ ही साथ हमें देखने में तो मदद करते ही है। आप जानते हो कि अगर लाइट नहीं होती, अगर मान के चलिए आप रूम में, एक डार्क रूम में है, वहाँ लाइट नहीं है, तो आपको कुछ भी चीज़ दिखेगी नहीं, आपको कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं होगी। जैसे आप लाइट ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, जैसे लाइट आएगी उस रूम के अंदर, आपको सब चीज़ विजिबल होने लग जाएगी। ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा स्ट्रीट लैंप्स लगे होते हैं गलियों के अंदर। ठीक है ना। उन लैंप्स में क्या होता है, ऐसे करके सोलर पैनल लगे होते हैं ऊपर। ठीक है, ऐसे करके सोलर पैनल लगे और साथ में यहाँ पे लगी होती है लाइट। ये ठीक है, एलईडी लाइट लगी होती है गलियों में। इससे होता क्या है कि यहाँ से लाइट की रेज आती है। ठीक है ना। वो लाइट रेज करते क्या है, इस सोलर पैनल पे पड़ती हैं। पड़ने के बाद होता क्या है, सोलर पैनल में लाइट एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। उस सोलर पैनल करता क्या है, उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें स्ट्रीट में लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, नाइट टाइम में। ओके। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जैसे कि हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है, वैसे लाइट का भी अपना नेचर होता है। ठीक है ना। जैसे हर इंसान का एक गुड नेचर होता है, एक बैड नेचर होता है। तो हमें क्या पता है कि इंसान या फिर गंदा होगा या फिर अच्छा होगा। तो वैसे हम देखते हैं कि लाइट का क्या होता है, अपना नेचर होता है। तो लाइट के दो नेचर्स होते हैं, एक तो होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। लाइट का पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। जैसे मान के चलो, आपको ये तो पता ही है कि लाइट जो है अब आर्टिफिशियल मेथड से भी हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने घर में देखा होगा ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं, एलईडीज लगी होती हैं। तो वो क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है लाइट को प्रोड्यूस करने का। और एक नेचुरल मेथड, तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट तो आपको पता ही है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है हमारा सन। ठीक है ना, जो हमें क्या देता है, लाइट देता है। ठीक है, ये तो है नेचुरल सोर्स। और आपको आर्टिफिशियल सोर्स तो पता ही है। ठीक है ना। आर्टिफिशियल सोर्स आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। ट्यूबलाइट हो गया, एलईडीज हो गई, सब हो गई, ये आर्टिफिशियल है जिनको हम खुद बनाते हैं। वो करते क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और लाइट एनर्जी हमें देते हैं। ठीक है ना। अब लाइट के दो नेचर पढ़ेंगे हम, पार्टिकल और वेव। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही लाइट के दो नेचर कैसे हो गए, पार्टिकल और वेव कैसे हो गया। तो सब चीज समझ में आएगी, लेकिन आपको धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट का पहले पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं, कि पार्टिकल नेचर कैसे है और वेव नेचर कैसे है। ये आपको दोनों समझ में आएगा। देखिए, आपको पता ही है, जैसे मान के चलिए बॉल है, बॉल एक सॉलिड चीज है। पार्टिकल मतलब होता है कोई भी एक सॉलिड चीज जिसके ऊपर जिसका मास हो। ठीक है ना, उसे हम पार्टिकल कहेंगे, हैविंग अ मास। तो मान के चलिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये एक पर्सन है। ठीक है ना, ये एक बॉल है इसके पास। इसने बॉल क्या करा, वॉल पे थ्रो करा। जैसे इसने बॉल से मतलब इसने वॉल पे बॉल थ्रो करी, तो बॉल ने क्या करा, बॉल बाउंस बैक होके वापस आ गई। तो इससे क्या पता लगा मुझे, सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड चीज क्या होती है, टकरा के वापस आती है। ठीक है ना। अब होता ही है, आपने देखा होगा मिरर्स में, आपने देखा होगा कई बार बच्चे भी मतलब गेम्स खेलते हैं लाइट्स वाली। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। अब होता क्या है, लाइट आती है। ठीक है, लाइट आई, लाइट टकरा के वापस जाती है। लाइट क्या करती है, टकरा के वापस जाती है। देखा ही होगा आपने, जैसे कि मान के चलो कि बच्चे क्या करते हैं कि लाइट के सामने मिरर को रख देते हैं। फिर मिरर क्या करता है, मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके उसका छोटा सा स्पॉट बनाता है। स्पॉट बनाने लग जाता है, लाइट की इंटेंसिटी का स्पॉट बनाने लग जाता है। कहीं भी जहां जहां उसकी रिफ्लेक्शन जाएगी मिरर की, वहां वहां वो स्पॉट बनाना शुरू कर देता है लाइट की। ठीक है ना। तो ये आपने देखा ही होगा। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि जब लाइट क्या कर रही है, मतलब मैं मिरर में देख रहा हूं, तो मिरर में क्या पता लग रहा है मुझे कि लाइट भाई स्ट्राइक कर रही है मिरर को, उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो इससे मुझे ये पता लगा कि लाइट का जो है पार्टिकल नेचर भी होता है।
पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हम लाइट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, तभी रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन। और उसमें रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ते हैं वो मिरर्स के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, मतलब मिरर्स के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है। वैसे रिफ्लेक्ट, लाइट को रिफ्लेक्ट तो हर ऑब्जेक्ट करता है, तभी हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे मान के चलिए आज के टाइम पे अगर हम इस शीट को देख रहे हैं, इस पार्टिकल जो मैंने लिखा है यहाँ पे पार्टिकल को देख रहे हैं, तो ये मैं इसीलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि लाइट क्या कर रही है, लाइट इस पार्टिकल के ऊपर पड़ रही है, इस वर्ड के ऊपर पड़ रही है। जैसे लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, मतलब स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद जैसे टकरा के वापस आती है, तो वापस आने के बाद वो हमारी आईज में जाती है। तो आईज में जाने के बाद वो रिफ्लेक्टेड रे हमें ये बताती है कि यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट पार्टिकल लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, अगर मैं आज के टाइम पे अगर मैं बोर्ड को देखता हूँ, व्हाइट बोर्ड को देखता हूँ, या किसी भी इंसान को देखता हूँ, किसी भी क्लोथ को देखता हूँ, तो वो मुझे इसलिए विजिबल होता है क्योंकि लाइट क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद जब वो लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारी आई साइड में पड़ती है। वो रिफ्लेक्टेड रे जो हमारी आई साइड में पड़ती है वो हमें ये बताती है कि इस जगह पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रिफ्लेक्शन की मदद लेते हैं। तो आज के टाइम पे अगर कोई भी चीज हमें दिखती है तो उसका एक ही रीजन है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो ये था पार्टिकल नेचर लाइट का। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट का पार्टिकल नेचर कैसे है। ठीक है ना, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वेव नेचर। ठीक है ना, तो पार्टिकल नेचर में आपको मैंने बता दिया कि लाइट में पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं, और लाइट में वेव नेचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वेव नेचर कैसा है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, आज के टाइम में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता ही है मोबाइल फोन्स में क्या होती है, रेडिएशंस होती हैं, जाहिर सी बात है। और रेडिएशंस किस फॉर्म में होती हैं, वेव फॉर्म में होती हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि एयर हो चाहे वाटर हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस हो, या फिर कोई भी गैसियस सब्सटेंस हो, या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो, ये सारे क्या है हमारे लिए, मीडियम है। ठीक है ना, क्या है, मीडियम है। मीडियम उन्हें कहा जाता है जिसमें से कोई भी चीज ट्रेवल करती है। ठीक है ना, एयर हो गया, वाटर हो गया, गैसेस हो गए, ठीक है ना, ये सब मीडियम है। अब आपको पता है कि वेव क्या होती है। वेव बेसिकली एक, मतलब बेसिकली ये समझ लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है ना, आपने ये देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, एयर में ट्रेवल करती हैं। ठीक है ना, एयर में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। इसका मतलब ये है एयर एक मीडियम है। अगर एक मीडियम में से कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, तो ट्रैवल करने का मतलब क्या है, उस मीडियम को वो क्रॉस कर रहा है, उस मीडियम से वो पास आउट हो रहा है, मतलब उसको कोई हिंड्रेंस महसूस नहीं हो रही। ठीक है ना, सेम एज इट इज लाइट का भी यही फिनोमिना है। अब आपने देखा होगा, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हो, जैसे ग्लास है ये, ठीक है ना, ये ग्लास है। अब आपने ये देखा होगा कि जब ग्लास में से लाइट, जैसे मान के चलिए ग्लास है, यहाँ से लाइट्स आ रही है, ठीक है ना, ये लाइट क्या कर रही है, ग्लास को स्ट्राइक कर रही है, मतलब ग्लास पे टच करें। जैसे ये टच करेंगी तो होगा क्या कि ग्लास जो है इसको रिफ्लेक्ट बैक करने की बजाय इसको क्या कर देगा, पास आउट कर देगा, मतलब अपने आप में से पास आउट कर देगा। जाहिर सी बात है, नॉर्मल जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा कि आपने देखा होगा कि ग्लास जो होता है, जैसे मान के चलिए ग्लास जो होता है उसके आप आर पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। मतलब मैं देखूंगा, अगर मैं यहाँ पे अपने सामने ग्लास रख दूं ऐसे करके, मतलब ग्लास रख दूं, ये मेरा ग्लास है, तो हुआ क्या कि इस ग्लास के, अगर मैं इस ग्लास को देखूंगा तो मुझे क्या पता लगेगा, इस ग्लास के मुझे आर पार दिखाई देगा, मतलब मुझे इस ग्लास के आर पार विजिबल होगा। तो अगर मुझे इस ग्लास के आर पार विजिबल है, इसका मतलब ये होता है कि लाइट जो है वो इस ग्लास को, मतलब इस ग्लास से पास आउट करते हुए जा रही है। अगर इस ग्लास से हमें नहीं दिखाई देता कुछ भी, अगर इस ग्लास के आर पार हमें कुछ नहीं दिखाई देता, मतलब हमें सब कुछ ब्लैक दिखाई देता, मतलब कुछ नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब ये होता कि लाइट जो है वो ग्लासेस में से या फिर किसी ऑब्जेक्ट में से पास आउट नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक करती है। अगर इस ग्लास के मुझे आर पार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है पास आउट कर रही है। ठीक है ना, अगर लाइट ग्लास में से पास आउट नहीं करती तो इसका मतलब ये होता कि क्या है, मतलब लाइट जो है ग्लास में से पास आउट नहीं कर रही, मतलब जाहिर सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इसका मतलब सिर्फ लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर ही होता। अब क्या है कि लाइट में से आर पार लाइट जा रही हैं और हमें ग्लास के आर पार क्या हो रहा है, हर चीजें विजिबल हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट क्या है, वेव नेचर है।
वेव नेचर सिर्फ वह भी शो कर सकती है लाइट जब हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम हो। ट्रांसपेरेंट मीडियम दोस्तों ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहा हूं मैं। आप कहीं ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट के सामने रख के फिर बोलें यार इसमें से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओपेक मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास आउट नहीं होती, जिसमें मतलब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो ट्रांसपेरेंट ना हो, ओपेक हो। तो आप अगर भी ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट के सामने रखें और बोलें भाई यार सर तो कह रहे थे कि यार ओपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट पास आउट नहीं हो, सॉरी ये ओपेक ऑब्जेक्ट है इसमें से लाइट पास आउट नहीं हो रही, सर तो कह रहे थे यार लाइट तो पास आउट हो जाती है। तो ध्यान रखना, लाइट सिर्फ तभी पास आउट होती है जब हमारे सामने एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रखा होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है ना। वो कुछ भी हो सकता है, वाटर बॉटल हो सकती है, ठीक है ना, ग्लास हो सकता है, या कोई भी ग्लास मटेरियल हो गया जो ट्रांसपेरेंट हो। ये ना कि एक साइड पॉलिश हो और एक साइड स्मूथ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखने से मुझे वेव नेचर भी पता लग गया। तो वेव नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए लाइट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन फिनोमिना। रिफ्रैक्शन, तो इससे आपको समझ में आ गया कि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल और एक होता है वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हम चैप्टर में पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, और वेव नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। वेव नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि लाइट ग्लास में से पास आउट कर जाती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो एयर मीडियम में से पास आउट करती हैं, तभी हमारे पास सिग्नल आता है, ठीक है ना। और पार्टिकल नेचर को पढ़ने के लिए हम पढ़ सकते हैं, जैसे कोई भी ले लीजिए, आप बॉल ले लीजिए, उसको वॉल से स्ट्राइक करिए तो आप देखोगे रिफ्लेक्ट बैक कर रही है बॉल, तो वो भी एक पार्टिकल नेचर का एग्जांपल है कि लाइट को दर्शा रहा है वो पार्टिकल नेचर। दूसरा मैंने आपको बता दिया रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को। तो इस वीडियो में सिर्फ हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन के रे डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ना, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन जनरली आपको पता ही होगा, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा, 9th 8th 7th क्लास, सॉरी 9th क्लास में नहीं, सॉरी 8th के जूनियर क्लास में पढ़ा होगा आपने कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन अभी थोड़ी देर मैंने पहले समझाया कि कोई भी लाइट, जब मैंने बताया आपको, जैसे मान के चलिए एक बॉल है, बॉल के ऊपर एक बॉल को मैं फेंकता हूँ, तो बॉल क्या करती है, बॉल को मैं फेंकता हूँ ऐसे करके, तो बॉल क्या करती है, बाउंस बैक होकर वापस आ जाती है ऐसे करके, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। सेम एज इट इज लाइट के अंदर भी होता है। जैसे मान के चलिए एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना, इसके पीछे हमने कर रखी है पॉलिश, ब्लैक पॉलिश कर रखी है, ताकि क्या होगी, लाइट ना इसके आर पार ना जा पाए, ठीक है ना। तो स्मूथ मतलब इसको पीछे से पॉलिश कर रखा है हमने। उसके बाद क्या कर रखा है, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ और रेगुलर सरफेस। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। एक तो सरफेस हमारा बहुत स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ मतलब कि मतलब उसके मतलब कोई भी जो हो चिकनाहट उसके अंदर अच्छे से हो, बिल्कुल ही मतलब उसके अंदर फ्रिक्शन ना हो ज्यादा, बिल्कुल स्मूथ हो बिल्कुल ही, ठीक है ना। दूसरा क्या है, रेगुलर सरफेस होना चाहिए। रेगुलर सरफेस का मतलब जैसे कि कई सरफेसेस ऐसे होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर मतलब उबड़ खाबड़ सरफेसेस होते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो इधर से इस मतलब ये पार्ट तो ओपेक मान लिया मैंने, नीचे वाला तो होता क्या है, इन इरेगुलर सरफेसेस से रिफ्लेक्शन नहीं हो पाती। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एक रेगुलर सरफेस, जैसे मैंने इस फिगर के अंदर डिस्क्राइब कर रखा है। तो देखते हैं, अब आप देखिए होता क्या फिनोमेना है कि लाइट आती है ऐसे, ये आई इंसिडेंट रे, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। तो होगा क्या कि लाइट ऐसे इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है ना, लाइट इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई क्या होगा, इसी पॉइंट से लाइट क्या करके रिफ्लेक्ट बैक करके वापस चली जाएगी, ठीक है ना। इसके बीच में मैंने एक लाइन बना रखी है, इसको कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। ध्यान रखना दोस्तों, कोई पूछ ले आपसे कि नॉर्मल क्या है, तो हमें बताना है कि नॉर्मल क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर दिख रहा हो, ठीक है ना। ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है दोस्तों, ठीक है ना। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसमें होता क्या है, नॉर्मल हम इसलिए बनाते हैं इमेजिनरी लाइन ताकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को शो कर सकें। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब सॉरी, जब ये इंसिडेंट रे, ये तो आपको पता ही लग गया होगा, सॉरी दिख नहीं रहा लगता आपको। तो जैसे मान के चलिए ये क्या है, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे होगी हमारी। ये क्या है, इंसिडेंट रे आ रही है यहां से, ठीक है ना। अब इंसिडेंट रे जैसी आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी, ठीक है ना। अब ये इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ एंगल बनाएंगी, ठीक है ना। तो जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं तो उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएंगे तो हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बात। तो आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो अब ये लॉज बताएंगे हमें इन रिफ्लेक्शंस, एंगल के रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में बताएंगे, और इन सभी रेस के बारे में हमने डिस्क्राइब करेंगे ये लॉज। तो देखिए हम पढ़ते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइंस दैट अपॉन reflection from a smooth surface, the angle of the reflected ray is equals to the angle of incident ray with respect to the normal ray to the surface, that is to a line perpendicular to the surface at a point of a contact. इसका कहने का मतलब यह है कि होगा क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो पहला लॉ हमें यह कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज बराबर होंगे, ठीक है ना। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर कब होंगे, जब हम उसके एंगल्स को नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को नॉर्मल से, मतलब आपको पता ही है कि एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, दो लाइंस की जरूरत चाहिए होती है, एक ये और एक ऐसी, ये यहाँ पे तभी बीच में एंगल बनता है। तो आपने देखा कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बनाया, मतलब एक तो इंसिडेंट रे और एक नॉर्मल रे के बीच में। तो ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तभी इक्वल होंगे जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को नॉर्मल, रखना मैं दोबारा बता रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ तभी इक्वल होंगे जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, ठीक है ना। जब हम इन दोनों एंगल्स को नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे तभी ये दोनों इक्वल होंगे। तो बात क्लियर है, तो ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो कि इस सरफेस के बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मैं बना देता हूं यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसकी। ठीक है, सेकंड लॉ पढ़ते हैं। द रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज इन द प्लेन डिफाइंड बाय द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द इंसिडेंट रे। अभी कहना चाहता देखो आप, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों लाइन क्या होंगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगी और सेम पॉइंट पे लाई करेंगी। देखिए सेम प्लेन है और सेम पॉइंट पे क्या कर रही है, लाई कर रही है। सेम पॉइंट, सेम प्लेन, सेम पॉइंट, सेम प्लेन, ठीक है ना। तीनों लाइंस हैं, सेम पॉइंट पे लाई कर रही हैं और सेम प्लेन में। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा सेम प्लेन कहने का मतलब क्या है। जैसे मान के चलिए, मैं समझाता हूं आपको ऐसे, जैसे मान के चलिए, ठीक है, ये था, ये प्लेन है। जैसे कागज को आप ऐसे देखिए, ऐसे 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 देख रहे हो ना कागज को, देखिए ये कागज था, ठीक है ना। अब आप मान के चलिए हुआ क्या कि ये जो था ना, ये वाला पार्ट मेरा था, ये जो पार्ट है मेरा क्या है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस बिल्कुल। अब हुआ क्या कि स्मूथ सरफेस पे आई लाइट ऐसे ऐसे, जैसे मेरा पेन को, मेरी फिंगर्स को देखिए आप, ऐसे लाइट आई, इंसिडेंट रे हुई, ठीक है ना। इंसिडेंट रे यहाँ पे स्पॉट पे, इसी स्पॉट से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे यूं करके वापस आ जाएगी, ठीक है। इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरा स्मूथ सरफेस है। इसके बीच में क्या था, नॉर्मल रे, इन दोनों के बीच में। अब आप देखिए ये दोनों किस प्लेन में, एक ही प्लेन में है ना, मतलब एक ही प्लेन में है ना, मतलब इंसिडेंट रे ऐसे गई, इंसिडेंट रे ऐसे गई, फिर यहीं से रिफ्लेक्टेड रे वापस आ गई, फिर बीच में नॉर्मल था। तो प्लेन क्या एक ही है, प्लेन मतलब एक्स वाई जेड। अब देखिए प्लेन तो एक ही है, मतलब एक्स प्लेन है, ठीक है ना, तो एक ही प्लेन में है, ठीक है ना। और सेम पॉइंट पे होंगी तीनों की तीनों लाइंस, रिफ्लेक्टेड रे भी, इंसिडेंट रे भी और नॉर्मल, जैसे मैंने फिगर के अंदर दिखाया भी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। अब देखिए आप एक ही प्लेन में है ना, ये मतलब ये देखिए पूरा एक ही प्लेन है ना, एक्स 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 एक्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो रे डायग्राम पढ़ेंगे तो वो हम क्या पढ़ेंगे, कनकेव मिरर का पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर का पढ़ेंगे, प्लेन मिरर का नहीं पढ़ते। तो हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन जो होती है तीन मिरर्स में होती है। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। कनकेव मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर होता है। तो देखिए कनकेव मिरर में थोड़ा दिखा रखा, कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर मतलब होता है केव। केव आपने देखो, केव मतलब होता है गुफा। गुफा कैसी होती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे होती है गुफा, मतलब उसके अंदर ऐसे जाते हैं हम, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं और गुफा बिल्कुल ऐसी होती है, ठीक है। तो गुफा में देखा होगा मैंने, गुफा का पीछे वाला पार्ट तो कवर्ड होता है, बस आगे वाला मुंह खुला रहता है। तो कनकेव मिरर भी कुछ ऐसा ही होता है। कनकेव मिरर में क्या होता है, आगे वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्शन होती है, लाइट आती है ऐसे और रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। और पीछे वाला पार्ट क्या होता है, कोटेड होता है। कोटेड मतलब इसके पीछे कर रखी होती है हमने पॉलिश।
पॉलिश भैया, पॉलिश 5 रुपए की पॉलिश। ठीक है, तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट होती है और पीछे से इंसिडेंट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। पीछे से कोटेड होता है, ठीक है ना। प्लेन तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल हम शीशा तो देखते हैं अपना शक्ल को सुंदरता देखने के लिए, ओहो मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, ये सब देखने के लिए। लड़कियां तो खास कर देखती हैं यार, अब क्या बताऊँ मैं लड़कियों के बारे में। ठीक है, अब कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में कनकेव का उल्टा हो जाता है। जो पार्ट हमने कनकेव में कोटेड कर रखा था वो पार्ट इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट होता है, और जो कनकेव में रिफ्लेक्टेड पार्ट था वो इसमें पॉलिश हो जाता है। तो मतलब कनकेव आपने देख लिया, कन्वेक्स आपने देख लिया, मतलब ये क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, स्मूथ होता है। मतलब बाहर की तरफ क्या होता है, रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, अंदर की तरफ से क्या हो जाता है, कोटेड हो जाता है। तो देख लिया आपने कन्वेक्स और कनकेव। ठीक है ना, तो अभी हम जो रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं वो कनकेव का पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा। तो रे डायग्राम्स को पढ़ने के लिए पहले हम देख लेते हैं रेस को हमें कैसे इस्तेमाल करना है इसके अंदर। ठीक है, तो रेस को हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज रेज इन रे डायग्राम इन मिरर, हाउ टू यूज रेज इन रे डायग्राम इन मिरर, ऑल्सो शो यू पार्ट्स ऑफ मिरर। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको कि मतलब कैसे मैं रेज और रे डायग्राम को, मतलब जो हम रे डायग्राम के अंदर रेज इस्तेमाल करेंगे मिरर में, वो कैसे इस्तेमाल करें, और प्लस जितने भी मिरर के पार्ट्स हैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है, अब आप जैसे देख रहे होंगे इसके अंदर कि ये मेरा मिरर है। ठीक है ना, ये मेरा कनकेव मिरर है। मैं बताता कनकेव मतलब कैसा, केव की तरह, बिल्कुल अंदर से रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा और बाहर से कोटेड पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिरर के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन को इमेजिनरी लाइन मानते हैं। ठीक है ना, हम इस लाइन को मानते हैं, ये लाइन जो जा रही है ना, ये लाइन इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो बिल्कुल ही मिरर के सेंटर में से पास आउट करती है। ठीक है ना, और इस पॉइंट को हम कहते हैं, मिरर के सेंटर को हम कहते हैं पोल। ठीक है ना, ये है हमारा फोकस पॉइंट, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो अब आप देखिए, पता लग गया आपको, मिरर का सेंटर पोल होता है, पोल से थोड़ा आगे फोकस होता है, फोकस से थोड़ा आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और जिस लाइन पे तीनों पॉइंट लाई करते हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल सेंटर से होते हुए जाती है मिरर के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, देखो P से लेके F तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। F फॉर फिश, F फॉर फिश। ठीक है, P टू C को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, और इसके डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर कर्वेचर। अब आप ये देखिए कि आप ये देखिए कि कर्वेचर जो है, इसका डिस्टेंस जो है P से लेके C तक का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ के डबल होता है। तो इससे मुझे क्या पता लगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू डबल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, इससे मुझे पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है ना, ये कहाँ मदद करेगा आपकी, ये मदद करेगा जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे। तो अब पढ़ लेते हैं रेस कैसे जाएंगी और रेस कैसे आएंगी, आएगा कैसे और जाएगा कैसे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा करते हैं, इसको करते हैं, चलो इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए होगा क्या, होगा ये कि मैं क्या करूँगा, यहां से रेस यूं जाएगी, जैसे मान के चलिए एक लाइन आ रही बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या करती है, जैसे ये रेज आई, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल आती है ना, तो हमेशा ध्यान रखना वो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी ना, रिफ्लेक्ट होकर हमेशा फोकस से पास आउट करेगी, हमेशा फोकस से पास आउट करेगी। ठीक है ना, पहली बात ही ध्यान रखना, पहला कंसेप्ट ध्यान पता लग गया कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और मिरर से स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद हमेशा फोकस से पास आउट करेगी। सेकंड है, सेकंड पार्ट है, चलो सेकंड पार्ट इसमें दिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना, अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज आपको बतानी है ये, कि अगर मान के चलिए कि कोई रे ऐसे आती है, मान के चलिए यहां से कोई रे आती है यूं करके, यार मिटाना ही पड़ेगा नहीं तो फिर आपको दिखेगा नहीं।
समझ गए ना। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास आउट होगी टकराने के बाद। अब आप देखिए, मान के चलिए कोई रे आती है यहाँ से और वो सीधा किस पे टकराती है, वो सीधा टकराती है पोल पे। कोई भी रे बाहर से आती है, वो मिरर के बिल्कुल पोल पे टकराती है, सेंटर पे टकराती है। सेंटर पे टकराने के बाद वो बिल्कुल ही ऐसे चली जाएगी, ऐसे ऐसे बिल्कुल वी शेप में ऐसे आई, टकराने के बाद ऐसे गई। तो इसने एंगल कितना बनाया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, आई। इसने कितना बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, आर। तो एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर इक्वल हो जाएंगे। तो ध्यान में आ गया आपको कि जब इंसिडेंट रे पोल से टकराएगी तो वो बिल्कुल ऐसे ट्रेवल करेगी, ऐसे 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 वी टाइम में, वी 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 वी। बच्चा बनाते ना आजकल के, वी कट लगवाते हैं पीछे ताकि हम कूल दिखें, कूल बॉयज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यार, कर लेते हैं कुछ, वी कर लेते हैं। वी फॉर वाइफ नहीं, वी फॉर वैन। ठीक है, तो दूसरा समझ में आ गया आपको। तीसरा मैं ये बताता हूँ आपको। जैसे मान के चलिए कि लाइट रे ऐसे आती है, फोकस में से पास आउट करी, फोकस में से पास आउट कर, अगर कोई लाइन सीधा डायरेक्टली फोकस में से इंसिडेंट करती है, फोकस में से आती है ऐसे करके और मिरर से टकराती है, तो होगा क्या कि जब वो मिरर पे टकराएगी फोकस में से पास आउट करके, तो वो जिस 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 पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई इसके अंदर रेस की, कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से टकरा के वापस चली जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई इंसिडेंट रे और टकरा के फोकस से चली गई। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई लाइट रे सीधा पोल पे टकराती है ऐसे 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 ऐसे, तो वो पोल सीधा ऐसे चली जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे आई, ऐसे चली गई। तीसरा मैंने आपको दिखा ही रहा है, अगर कोई भी लाइट सीधा फोकस से आती है ऐसे, तो जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी, कोई शक नहीं। तो अगर आप पढ़ते हैं अगर हम कनकेव मिरर होता है ना, कनकेव तो पढ़ लिया हमने कि कनकेव मिरर के अंदर कैसे रेस का इस्तेमाल करना है। अब कन्वेक्स मिरर के अंदर पढ़ लेते हैं रेस का कैसे। तो हम करते हैं क्या, कन्वेक्स मिरर का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां से लाइन जाएगी यूं, ठीक है ना, मतलब किसी एक एंगल पे इंसिडेंट करेगी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो कन्वेक्स मिरर का इधर बाहर की साइड आया हुआ है, ठीक है ना। तो होगा क्या, जैसे ये स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, जब किसी एंगल से रिफ्लेक्टेड पार्ट पे कन्वेक्स मिरर पे रे स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है, ठीक है ऐसे। अब जैसे मान के चलिए ये कि प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एंगल पे इंसिडेंट नहीं करी उसने, ठीक है ना। तो फिर जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये जैसे कि आप मान लीजिए कि सीधा ना इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है आपकी सीधा ऐसे पोल पे, ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे पोल पे आ जाएगी, ठीक है। पोल पे आने के बाद सेम वही केस जो कन्वेक्स के अंदर था, कनकेव के ऊपर था, कनकेव वाले केस के अंदर पड़ा था ना, जैसे यहाँ से लाइट आई पोल से सीधा ही ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो उसका देखिए पैटर्न देखिए रे का, यहाँ से रे आई पोल पे, रिफ्लेक्ट बैक होकर बिल्कुल ऐसे चलेगी, ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या हुई, ये थी इंसिडेंट रे और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड रे चली गई, ठीक है ना। सेम एज इट इज केस वो देखेंगे हम, जब होता क्या है कि फोकस से इंसिडेंट रे पास आउट होके जब हमारे कन्वेक्स मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो जिस पाथ से वो आई हुई होती है वो उसी पाथ से वापस चली जाती है। तो मैंने आपको कन्वेक्स मिरर के अंदर 3 केस बताए रे के। पहला, जब किसी एंगल पे इंसिडेंट रे इंसिडेंट करती है कन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे किसी एंगल पे, तो आप देख सकते हैं जैसे कि इंसिडेंट रे आई एक एंगल पे, तो इससे इंसिडेंट रे आई, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कैसे जाएगी, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फिर मैंने आपको बताया अगर कोई रे सीधा पोल पे स्ट्राइक करती है इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे जब पोल पे स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्टेड रे का पाथ ऐसे जाता है, बिल्कुल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो पाथ बनाता है वो वी टाइप पाथ बनाता है।
फिर मैंने बताया थर्ड केस आपको कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से पास आउट होती है तो पास आउट होने के बाद वो जिस पाथ से आई हुई होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी पाथ से वापस चली जाती है। ठीक है, थोड़ा इसमें देखिए रे थोड़ी ढंग से नहीं बन पाई मेरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जिस पाथ से आती है उसी पाथ से वापस जाती है। तो अब हम करते हैं रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, रे डायग्राम के अंदर 6 केस पढ़ेंगे हम, कनकेव मिरर के 6 केस पढ़ेंगे रे डायग्राम के अंदर। ठीक है, 6 केस पढ़ेंगे। तो 6 केस पढ़ते हैं। पहला फर्स्ट केस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर हम मानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है दोस्तों, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी समझते हो ना, मतलब एक ऐसी जगह जिसको हम नहीं जानते, मतलब बहुत दूर है वो, इन्फिनिटी पे बहुत दूर पे है। तो ध्यान रखिए, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, देखिए जैसे मान के चलिए ये जैसे कि मिरर है, ये मिरर के सामने मैंने पेन रखा है। ठीक है ना, तो पेन एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज मिरर के अंदर बनेगी कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो इसकी इमेज बनाने के लिए, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, 2 रेस का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 2 रेस की जरूरत होती है, और 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चले मैंने ऑब्जेक्ट कहा है, इन्फिनिटी पे, मतलब ये है इन्फिनिटी, मतलब कोई सी जगह है इन्फिनिटी। तो मतलब मान के चला कि ऑब्जेक्ट ए भी है। ठीक है ना, इन्फिनिटी पे है वो, इन्फिनिटी मतलब दूर है। तो इन्फिनिटी से जब कोई रेज आती हैं तो वो पैरेलल रेज आती हैं। ठीक है ना, पैरेलल रेज आती है, बिल्कुल जैसे कि आप देखिए पैरेलल रेज आई। ठीक है ना, पैरेलल रेज जैसी आई उसने मिरर पे स्ट्राइक करा ऐसे करके, यहां से भी आई, यहां से भी आई। ठीक है ना, पैरेलल रेज आई इन्फिनिटी से पैरेलल। अब जैसे मैंने को बताया था, अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कोई इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट बैक होके कहां जाएगी, सीधा फोकस पे गई ऐसे। ठीक है ना, ध्यान रखना ज्यादातर रेज जब रिफ्लेक्ट करती हैं तो फोकस से ही पास आउट होके जाती हैं। ज्यादातर रेज रिफ्लेक्ट करती हैं तो कहां से पास आउट होती हैं, फोकस से। तो देखा आपने, सेम एज इट इज इसके साथ भी यही होगा, ये भी फोकस से पास आउट करेगी क्योंकि ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां जाएगी, फोकस से पास आउट होगी जाएगी। तो ध्यान रखिए, अब देखिए कि रे कहां मिल रही है, दोनों रेस कहां मिल रही है, दोनों रेस मिल रही है फोकस पे। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, फोकस पे, मतलब जहां इस कनकेव मिरर का फोकस होगा उसी फोकस पे मेरी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको पता ही है कि जो सन है वो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर, मतलब समझते हो ना, मतलब इतना दूर है कि हम वहां पे नहीं जा सकते। ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूं सन क्या है, इन्फिनिटी पे। इसको ऐसे समझिए आप, मान लीजिए सन क्या है, सन है इन्फिनिटी पे, यहां पे सन आता है। आपने देखा होगा जब आप मिरर को सामने रखते हो, सन की रेस के सामने रखते हो, तो होता क्या है कि ना, आप देखोगे कि मान के चलो ये वॉल है, क्या है, ये वॉल है। अगर मान के चलो लाइट आ रही है यहाँ से, तो आप देखोगे कि सन के सामने जब आप मिरर, मतलब सन की रेस जब मिरर पे पड़ती हैं, तो मिरर पे रेस पड़ने के बाद वॉल पे एक स्पॉट आता है, लाइट स्पॉट आता है, बिल्कुल छोटा सा स्पॉट आता है, डॉट। और जैसे जैसे आप मिरर को वॉल के पास लेके जाते हो, वो स्पॉट थोड़ा बड़ा होने लग जाता है, और पास लेके तो और बड़ा होने लग जाता है। तो आपने देखा होगा मतलब जब वॉल पे बिल्कुल छोटा स्पॉट पड़ता है, छोटा स्पॉट मतलब समझना, बिल्कुल जब लाइट की इंटेंसिटी इस वॉल के ऊपर छोटी होती है, बिल्कुल छोटा स्पॉट बनता है। तो मैं क्या मानता हूं, उस पॉइंट पे क्या होता है, मिरर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब जहां पे वॉल के ऊपर वो स्पॉट बन रहा है, छोटा सा स्पॉट, उस स्पॉट से लेके मिरर तक के डिस्टेंस को, उस छोटे स्पॉट से लेके मिरर तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, मींस फोकस ऑफ द मिरर। तो जहां पे उस मिरर ने बिल्कुल हमें छोटा सा स्पॉट बनाया रिफ्लेक्टेड रहेगा, यहां से आई रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहां पे चलेगी, तो क्या होगा, नंबर्स ऑफ लाइट्स आएंगी, तो नंबर्स ऑफ लाइट कंबाइन होंगी तो वो एक इंटेंसिटी बना देगी वहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट का। तो इंटेंसिटी बनने की वजह से वहां पे एक छोटा सा स्पॉट क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल ब्राइट लाइट का स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। जैसे जैसे आप मिरर को पास लेके जाओगे ना इसके, तो वो क्या होगा, स्पॉट बड़ा होता जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें बस ये देखना होता है कि कहां पे उस मिरर का छोटा सा स्पॉट बन रहा है, तो उस मिरर के डिस्टेंस को
मिरर के मतलब मिरर से लेके उस वॉल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, और जहां पे वो स्पॉट बना उसे फोकस कह दिया हमने। ठीक है ना। अब देखिए हो क्या रहा है, इस ऑब्जेक्ट की लाइट आई है ना जो इन्फिनिटी पे है, इस ऑब्जेक्ट की लाइट है इन्फिनिटी से, और इसने अपनी इमेज कहाँ बनाई, बिल्कुल यहाँ फोकस पे। देखिए यहाँ से इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। यही हमने पढ़ा यहाँ पे फोकस इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आई, स्ट्राइक होने के बाद फोकस पे मिली। तो यहाँ फोकस में मिलने के बाद हमें क्या पता लगी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे। सेम एज इट इज सन की रेज आ रही है यहाँ से, सन की रेज आई, सन की रेज रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ चलेगी, वॉल पे। तो इसकी नंबर्स ऑफ रेज आएंगे सन की इन्फिनिटी से। अभी तो मैं एक रे दिखा रहा हूँ, नंबर्स ऑफ रेज आई होंगी, तो उसने क्या बनाया होगा, एक छोटा सा ब्राइट स्पॉट बनाया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि उस सन की इमेज जो है वो वॉल पे बन रही है एक ऐसा ब्राइट स्पॉट, मतलब छोटा सा स्पॉट बन रहा है, सन की इमेज बता रहा है वो स्पॉट, वो कि मतलब सन की इमेज इतनी है। तो कहां बनी सन की इमेज, फोकस पे। फोकस पे ध्यान रखना, समझाने के लिए। अब अगला पार्ट चलते हैं। अब क्या करते हैं, इन्फिनिटी से थोड़ा पास ले आते हैं, मतलब इन्फिनिटी से थोड़ा आगे ले आते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट पीछे है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे है। ठीक है ना, पीछे है, मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी पे पीछे है। ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑब्जेक्ट पीछे है। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें दो रेस चाहिए होते हैं। तो पहली रेस मैंने ली, बिल्कुल हमेशा पहली रेस लूंगा मैं पैरेलल। ठीक है ना, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर फोकस से पीछे होता है ना, ध्यान रखना, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फिर फोकस से पीछे होता है तो मैं हमेशा एक जो रे होगी उसके अंदर उसको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करवाऊंगा मिरर की। ध्यान रखना, पैरेलल स्ट्राइक करवाऊंगा अगर वो ऑब्जेक्ट सी या एफ के पीछे होगा। ऐसे था, ठीक है। यहां से रे आई, यहां से रे आई, और अब क्या होगा, यहां से रेज आई। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहां से रेज आ गई, अब वो रिफ्लेक्ट बैक होकर फोकस से गई। ठीक है ना, अब वो फोकस से जा रही है। अब क्या होगा कि एक रे जो होगी, एक रे जो होगी, थोड़ा आगे बढ़ा देते इसको। ठीक है ना सर, अब एक रे जो होगी हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे ऐसे। यहाँ पास आउट ही ऐसे रह गई रे। ठीक है ना, तो हुआ कि यहां पे टकराई, तो यहां से लेके इसके प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से लेके इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से टच कराएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनी होगी, बी, मतलब ए डैश बी डैश से मान रहा हूं उसको, ए डैश बी डैश है। तो ध्यान रखना, जब दो रेज मीट करेंगे ना, जैसे मान के चलिए मैंने ऑब्जेक्ट से दो रेज को पास आउट करवाया है। ठीक है ना, वैसे तो मल्टीपल रेस पास आउट कर दी, लेकिन हमें मिनिमम, मैंने आपको बताया था कि मिनिमम अगर हमें रेस, अगर किसी की इमेज बनानी तो उसके लिए मिनिमम रेस कितनी चाहिए, दो। मिनिमम मतलब दो से ज्यादा भी ले सकते हो आप। तो मैंने कहा था जहां दो रेस कट करेंगी वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। तो बन गई यहाँ पे इमेज, यहाँ दो रेस कट करी, तो हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगा तो इमेज कहां बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मींस एफ और सी के बीच में हमारी इमेज बनेगी। और इमेज बनेगी भी कैसी, उल्टी बनेगी इमेज, उल्टी। ध्यान रखना, सीधी नहीं बनेगी, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है ना, ए बी ऐसे था, ए बी का रिवर्स होके क्या बन गया, बी डैश ए डैश। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, इमेज अगर सीधी है, ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। ध्यान रखना, मिरर में भी आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हो मिरर के अंदर तो आप देखोगे, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया ए बी सी लिख दिया, तो मिरर में कैसे दिखाएगा, जब मैं मिरर के अंदर देखूंगा उसको, तो मिरर के अंदर दिखाता है मेरे को वो सी को उल्टा कर देता है वो। ठीक है ना, सी को जैसे मान के चलो उल्टा कर दिया उसने ऐसे, बी को ऐसे कर देगा वो, और ए तो ए रहेगा ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसी इमेज दिखाता है मेरे को। ठीक है ना, तो सेम एज इट इज हुआ कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज थी वो उसने कैसी दिखाई, कनकेव मिरर ने उल्टी इमेज दिखाई। थर्ड केस पढ़ते हैं। थर्ड केस, ये बहुत आसान थर्ड केस होता है, मतलब इसको ना हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो होता ये है कि एक रे तो मैं पास कराऊंगा बिल्कुल पैरेलल, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी या एफ के पीछे होता है, सी पे भी होता है, तो मैं एक रे को हमेशा क्या कराऊंगा, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराऊंगा।
ठीक है, ठीक है। तो होगा क्या, अब देखिए ये रे का पाथ बना देता हूं मैं यहाँ पे, तो रे का मैं पाथ बनाता हूं, ठीक है, ऐसे करके। अब क्या करूंगा, अब एक रे को मैं किससे पास कराऊंगा, एक रे को मैं पास कराऊंगा बिल्कुल फोकस से, ऐसे। थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, ये ऐसे कही रही। और एक चीज का खास कर ध्यान रखना दोस्तों कि जब तक आप रे का पाथ नहीं दिखाओगे एरो से, तब तक आपको पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत डिसएडवांटेज हो जाता है इसका यार। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आप करके आते हो और आप अगर ये रे को शो नहीं करते, मतलब ऐसे एरो करके दिखाते नहीं हो, पाथ नहीं दिखाते ऑब्जेक्ट का, रे का, तो होता क्या है कि टीचर मार्क्स काट लेती है इसके। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है ना, तो उसकी एक खास बात ये है कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी ना, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अच्छी बात है भाई, बहुत ही। और उसकी सेम हाइट होगी, और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज कैसा होगा, सेम होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा। आपने देखा होगा यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, पास लेके आ रहे हो, तो इमेज क्या हो रही है, दूर बन रही है। जैसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आया तो क्या हुआ, इमेज कहाँ बनी, फोकस से थोड़ी दूर। देखा आपने, पहले फोकस पे बनी, फिर फोकस से थोड़ी दूर पे बनी। अब कहाँ बन रही है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहले फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में थी, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगी। मतलब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लाऊंगा तो हुआ क्या, ऑब्जेक्ट का जो इमेज डिस्टेंस है, मतलब यहां से पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस है, वो क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखना, इमेज का साइज भी बढ़ता रहेगा। ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आप मिरर के नजदीक लेके जाओगे, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आप मिरर के नजदीक लेके जाओगे, इमेज का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता रहेगा, साथ ही साथ उसकी इमेज की साइज भी बढ़ती रहेगी, साइज भी बढ़ता रहेगा। ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां लेके आ रहा हूं, यहां पे, बिल्कुल कहां, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, सेम एज इट इज। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि पहले तो एक रे तो मैं हमेशा पैरेलल ही निकालूंगा, ऐसे करूंगा। ऐसे करके निकाली मैंने, क्योंकि अभी फोकस से पीछे है, तो मैंने कहा था आपको पहले ही, बार बार नहीं बोल सकते यार मैं। ए बी, ठीक है ना। अब आई दूसरी रे कहां से निकालूं यार, दूसरी रे कहां से निकाल सकता हूं मैं, दूसरी रे मैं निकाल सकता हूं यहां से। अब मैं इसका क्या करूंगा ना, मैं इसमें ये वाला इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मतलब इसको फोकस से पास आउट करूंगा, क्योंकि अगर मैं फोकस से पास आउट करूंगा तो दोबारा इमेज कहाँ बनेगी, मेरी तो इमेज बन जाएगी यार ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इससे मैं क्या करूंगा, एक्चुअली यार मैं थोड़ा ना क्या गलती कर दी, इसमें थोड़ा साइज छोटा बनाना चाहिए था ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए कि, सॉरी दोस्तों, एक मिनट रुकिए। तो फ्रेंड्स देखा आपकी, जैसे कि आपने कि ऑब्जेक्ट कहाँ था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ऑब्जेक्ट जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो एक लाइन तो मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस से होते हुए चली जाएगी। दूसरी रे कहाँ से जाएगी, बिल्कुल ही ऑब्जेक्ट जो ए बी है उसके जो पॉइंट ए है, ए से मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस कनकेव मिरर के बिल्कुल एजिस पे स्ट्राइक करता है, तो एजिस पे जब वो स्ट्राइक करता है तो जिस पाथ से आता है वो उसी पाथ से निकल जाता है। तो एजिस पे स्ट्राइक करा, इस पाथ से आया था और इसी पाथ से वापस चला गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आपने देखा कि यहाँ ऑब्जेक्ट मीट कर रहा है, मतलब दो लाइंस मीट करी, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट को आप पास लेते हुए जा रहे हो मिरर के पास, और ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, बिल्कुल पीछे होती जा रही है। मतलब अब देखो, जैसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी इमेज, अब कहाँ चलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। और साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट का छोटा था और इमेज का क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है ना। अब फिफ्थ केस की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ केस में क्या होगा, अब मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके आऊंगा। पहले मेरा एफ और सी के बीच में था, अब मैं एफ पे लेके आऊंगा। तो जब मैं एफ पे लेके आऊंगा तो होगा क्या कि एक रे को मैं क्या कराऊंगा, बिल्कुल इसके
जैसे मान के चलिए ऑब्जेक्ट ए भी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए भी है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ए भी है फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट ए भी है तो मैंने एक जो लाइन थी, मैंने कहा था 2 लाइन चाहिए, तो एक लाइन मैं ऊपर से पास कराऊंगा बिल्कुल ही, जिस लाइन से आई, जिस पाथ से आएगी इंसिडेंट रे उसी पाथ से वापस चली जाएगी। दूसरी रे मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखो इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब, ध्यान रखना दोस्तों बिल्कुल, ये मिरर डायग्राम जो है ये ध्यान रखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, इसी पे ज्यादा बेस्ड होते हैं। तो ध्यान रखना जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा ना तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगी दोस्तों, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब एक ऐसी जगह, मतलब जहां पे ये दोनों रेज मीट करेंगे एक टाइम आने पे, मतलब बहुत टाइम बाद, जब बहुत डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे तो उसके बाद ये दोनों रेज मीट करेंगी तो इन्फिनिटी पे जाके ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो ध्यान रखना अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। अब मैं क्या करता हूँ, फोकस को थोड़ा सा और पास लेके आता हूँ, तो अब मैं इमेज को कहाँ रखूंगा, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो फोकस और पोल के बीच में मैं रख दी मैंने इमेज, जैसे मान के चलो ये है ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है ना। अब क्या करूंगा मैं, एक रे को, अब देखिए अब मेरे फोकस तो पीछे चला गया, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं जो है इंसिडेंट रे को पैरेलल नहीं ले जा सकता प्रिंसिपल एक्सिस के। मैंने आपको कहा था कि फोकस पे हो या फिर फोकस से पीछे हो तो मैं तभी इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करवाऊंगा। अब नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि मैंने आपको एक केस बताया था कि जब कोई भी इंसिडेंट रे पोल पे टकराती है ऐसे करके, तो ठीक है वो वी शेप में चली जाती है ऐसे करके। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक ऑप्शन ये बचा है कि दूसरी रे को मैं कैसे ट्रेवल कराऊं, बिल्कुल एजिस पे। दूसरी इंसिडेंट रे को बिल्कुल मैं एजिस पे स्ट्राइक करवाता हूँ, ठीक है ना। एजिस पे स्ट्राइक कराई मैंने, एजिस पे स्ट्राइक कराने के बाद तो पीछे चलेगी यहाँ से, ठीक है ना, यूं गई, यूं गई, यूं, ठीक है, ऐसा हुआ। अब हुआ क्या कि मेरी इमेज तो ऐसे मीट नहीं करेगी तो इस पे भी इन्फिनिटी बनेगा, बट हमें इन्फिनिटी नहीं बनेगी। इस बार जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे, मतलब बिहाइंड। तो मैं क्या करूंगा, जो रेज आ रही है पोल से ये रिफ्लेक्टेड रहे, इसके बिल्कुल क्या बनाऊंगा, एक इमेजिनरी बनाऊंगा पीछे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, ठीक है ना। सेम एज इट इज, जो इंसिडेंट रे यहाँ से ये गई थी, ये वाली जो एजिस पे टकराई थी उसकी बनाऊंगा इमेजिनरी रे। तो हुआ क्या, ये दोनों रेस टकराई, मतलब ये इमेजिनरी रे ये वाली और ये वाली इमेजिनरी रे, ये दोनों टकराएंगी। तो इमेजिनरी रे से जब इमेजिनरी रेस टकराती हैं तो उससे इमेज कौन सी बनती है, इमेज बनती है बिल्कुल वर्चुअल। तो ध्यान रखना 6th टेस्ट में क्या होगा, इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल, मतलब मिरर के पीछे बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, बिल्कुल इरेक्ट इमेज बनेगी, मतलब बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है ना, वर्चुअल और बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इमेज का साइज क्या होगा, वो भी बड़ा होगा। तो आपने देखा कि पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज छोटी बनी, फिर थोड़ा पास आया फिर इमेज थोड़ी बड़ी बनी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जिस साइज की इमेज थी उसी, जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की इमेज बनी, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज। 4th केस में क्या हुआ, मैं थोड़ा ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में लेके आया तो मेरा ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। पहले सी पे मेरी इमेज बनी थी, अब सी के पीछे बनी है। फिर मैं ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बाद, जब पहले ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में था फिर मैं एफ पे लेके आया ऑब्जेक्ट को, तो इमेज मेरी कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे बनी। फिर 6th केस क्या था कि मैं क्या करा, मैंने पोल और फोकस के बीच में मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट को रखा। तो पोल और फोकस के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो हुआ क्या, मेरी इमेज कहाँ बनी, मिरर के पीछे, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज होती है, मैं थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ आपको, रियल और वर्चुअल में फर्क क्या होता है। रियल बनती है स्क्रीन के ऊपर और वर्चुअल बनती है मिरर के पीछे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।